नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ आपके साथ नया वीडियो लेकर। आज प्रश्न बैंक का हम अंतिम भाग करेंगे। ये तो 350 क्वेश्चन हैं इसमें कुल, तो हम 297 कर चुके हैं। आज 298 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद इस पुस्तक से ये प्रश्न बैंक समाप्त हो जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ अभ्यास एक्सरसाइज बचेंगी। एक्सरसाइज हम अपन बाद में कर लेंगे। तो शुरू कर दें। उससे पूर्व मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा लाभ हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, पुस्तक में इसका उत्तर दिया हुआ सम्मान में वृद्धि के साथ। जैसे जैसे रेस्पेक्ट बढ़ता है तो वैसे वैसे सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। लेकिन देखो दोस्तों, एक आयु में वृद्धि के साथ साथ ये भी ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कई कई लोग कहते हैं ना, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। यानी जो जो आदमी की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों वो सामाजिक रूप से परिपक्व होता जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं निकट है, लेकिन पुस्तक में इसका उत्तर सम्मान वृद्धि के साथ साथ दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 299 सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। सामाजिक रूप से जो व्यक्ति अच्छी तरह परिपक्व होगा उसका लक्षण क्या है? संयमपूर्ण व्यवहार। वो अपना व्यवहार है वो कंट्रोल में रखेगा, कभी भी क्रोध नहीं करेगा, संवेगों को इधर उधर, यानी क्रोध करना, रुदन करना या कोई भी व्यवहार है ना, ऐसा नहीं रखेगा जिससे उसको ऐसा लगे कि उसका व्यवहार परिपक्व नहीं है। तो संयमपूर्ण व्यवहार रखेगा, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखेगा, संयम रखेगा व्यवहार में। 300 आपके सहयोगी शिक्षक को तेज बुखार है और वह आपसे अपनी कक्षा में जाने के लिए अनुनय कर रहा है। कह रहा है कि यार मेरा तो बुखार हो रहा है, आप क्लास में जाओ, क्योंकि आपका उक्त कालांश रिक्त है, यानी खाली है। इसको रिक्त कर लेता हूं। आपका जो पीरियड है वो वैकेंट है। ऐसी स्थिति में आपका निर्णय होगा, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा, आप बिना किसी हिचक के सहर्ष सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जब उसकी तबीयत खराब है और आपका कालांश खाली है, वैकेंट है, तो आपको क्या सोचना है इस बारे में? अपने सहयोगी शिक्षक की मदद करनी चाहिए और कक्षा में जाके आपको पढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है। आप उस छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय निर्णय करना पसंद करेंगे? आपकी क्लास का एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, वो बुरे दोस्तों में पड़ गया है। अब क्या करेंगे? आप तो छात्र के अध्यापक हैं, तो आप क्या करेंगे? आप देख लीजिए, ये ऑप्शन देख लीजिए आप साथ साथ। आप उस छात्र पर नजर रखेंगे, स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि भाई, टैलेंटेड विद्यार्थी है तू इन कुसंगति के चक्कर में कैसे पड़ गया? तू ऐसे बुरे छात्रों के साथ में कैसे रहने लग गया? बुरे लोगों के बीच में कैसे रहने लग गया? फिर उसको समझाएंगे और मतलब कारण तक पहुंच जाएंगे, तभी तो समझाएंगे कि कैसे पड़ गया ये, कि पड़ोस में रहने की वजह से हो गया या कोई नशे पत्ते की वजह से हो गया। तो कारणों तक पहुंचने के प्रयास करेंगे। यदि एक छात्र क्रीड़ा स्थल पर चल रहे क्रीड़ा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है, तो आप कैसा व्यवहार प्रदर्शन करेंगे? खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है, तो एक बच्चा है वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसमें आंसर आएगा, पढ़ लीजिए आप व्यायाम प्रशिक्षक की मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। पीटीआई होते हैं या पीईटी होते हैं स्कूल में, उनकी मदद से उनकी हेल्प लेंगे और तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, शुरू में जो हेल्प दी जाती है वो, और फिर चिकित्सक से संपर्क करेंगे, डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपन यही काम करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न 303 आपके एक निकटस्थ संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? आपका एकदम रिलेटिव है,
नज़दीक का रिलेटिव है, सीरियस है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन में आप क्या डिसीजन करेंगे? तो दोस्तों अब उसको रक्त की ज़रूरत है तो आपको रक्त देना चाहिए। तो अगर उसका ग्रुप मैच होता है तो आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारिक जनों का रक्त परीक्षण कराएंगे। यदि रक्त मैच करता है तो तत्काल रक्तदान करेंगे। ठीक है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? खुद का और फैमिली वालों का ब्लड टेस्ट करवाएंगे, और अब यदि ब्लड मैच कर जाता है तो तत्काल ब्लड डोनेट करेंगे। तो ये एकदम सही आंसर आएगा। 304, सामूहिक परिचर्चा में महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं? यानी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब कई सदस्य हैं, उनके विचार से आप सहमत नहीं हैं, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे? है ना, उत्तेजनापूर्ण विरोध नहीं, आक्रामक रवैया एग्रेसिव नहीं होंगे, अपने पक्ष तर्क का शालीनता से प्रस्तुतिकरण, शांतिपूर्ण अनुश्रवण। तो दोस्तों ये है आंसर कि अपने पक्ष में तर्क देंगे लेकिन शालीनता से प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्साइट नहीं होंगे, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होंगे, शालीनता के साथ, शांति के साथ अपने पक्ष में तर्क जरूर देना है, क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन है, शांति से सुनना नहीं है, सुनना भी नहीं है चुपचाप सुनते रहें, ऐसा भी नहीं। आप ग्रुप डिस्कशन है इसलिए अपने विचार है रखना भी चाहिए। सहमत नहीं है तो अपने पक्ष में आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, लॉजिक देंगे। ठीक है दोस्तों, नेतृत्व का मूलाधार है, लीडरशिप है, उसका बेस क्या है? तो दोस्तों उसका बेस है लीडरशिप का सामूहिक हित भावना, ग्रुप की सबकी भलाई के लिए काम करना, वो ही क्या है? नेतृत्व का मूल आधार है। ठीक है, सेवा की भावना भी ठीक है, लेकिन जो ग्रुप है उसकी हित की कामना करना, उसके हित में काम करना, वो क्या है? नेतृत्व का मूल आधार है। एक उत्तम नेता का गुण है, बेस्ट लीडर है, उसकी क्वालिटी क्या है? इसमें उत्तर आएगा दोस्तों ए, अनुयायियों को साथ लेकर चलना, उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको साथ लेकर चलेगा। तो जो अच्छा लीडर होगा वो, उसकी क्वालिटी होगी वो अपने फॉलोवर्स से उनको साथ लेकर चलेगा। 307, बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी का डेवलपमेंट करने के लिए उनको विद्यालय में क्या चांस दिए जाने चाहिए? तो दोस्तों पाठ्येतर क्रियाकलापों, इससे लीडरशिप नहीं आती। छात्र संघ चुनाव के, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के, ताकतवर छात्रों की शक्ति प्रदान के। तो दोस्तों ये ठीक है, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के, तो यहाँ वोटिंग हो तो फिर नेतृत्व का गुण, लेकिन यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सेक्रेटरी, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, या आपके सेक्रेटरी है, ये बनाए जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है, तो वो चुनाव होते हैं। तो इससे क्या होगा? छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास हो जाएगा। तो ये आएगा छात्र संघ चुनाव, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, इलेक्शन। 308, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को अपने सद्विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सुबह सुबह जो प्रेयर करते हैं तो सभी टीचर्स को अपने जो विचार हैं, अच्छे विचार प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। इससे क्या होगा? ये दोस्तों सारे आप ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका आंसर आएगा दोस्तों ब, विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो सके। अच्छे विचारों से उनको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे बच्चे। ठीक है। 309, यदि आपके पड़ोस में कोई धार्मिक स्थल है जहां लाउड स्पीकर पर काफी शोर होता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी है, गुरुद्वारा है, वहां लाउड स्पीकर लगा हुआ है, रात दिन शोर होता है, पढ़ने में आपको बाधा आती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये दोस्तों आप धार्मिक स्थल के प्रबंधन से लड़ेंगे, गलत बात। आप आसपास के लोगों में ध्वनि प्रदूषण संबंधी जागरूकता फैलाएंगे और उन्हें एकजुट करेंगे।
ये ठीक ठाक बात है। आप धार्मिक स्थल के अधिष्ठाता से पारस्परिक वार्तालाप के आधार पर समाधान चाहेंगे, आप तटस्थ रहेंगे। दोस्तों ये सबसे अच्छा आंसर है कि आप धार्मिक स्थल के अधिष्ठाता से पारस्परिक वार्तालाप के आधार पर समाधान चाहेंगे। मस्जिद के मौलवी हैं या पंडित के जो मंदिर के पंडित हैं या तो गुरुद्वारे के ग्रंथी, उनसे आप बात करेंगे कि हमें यहाँ लाउड स्पीकर से काफ़ी परेशानी आ रही है, हमारी एग्जाम नज़दीक है, जो भी बात उनसे करेंगे और आधार पर समाधान चाहेंगे। ये इसका आंसर आएगा। यदि आप अपने विद्यालय के छात्र आवास के प्रमुख हैं, हॉस्टल के, तो आप अनुशासन पर नियंत्रण कैसे करेंगे? आपके स्कूल में आप वार्डन हैं, हॉस्टल वार्डन, तो आप अनुशासन पे नियंत्रण कैसे करेंगे, डिसिप्लिन कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये है कठोर एवं दंडात्मक रवैया अपनाकर। देखो ये कभी कभी ठीक है, सतर्क निरीक्षण द्वारा ये भी करना चाहिए, छात्रों के साथ सामान्य संपर्क द्वारा ये भी करना चाहिए। ये आंसर आएगा इसमें परिस्थितियों के अनुरूप। तो जैसी भी कंडीशन होगी है तो उसी के अनुसार आपको कार्रवाई करनी होगी, परिस्थितियों के अनुसार। जैसी परिस्थिति होगी, कभी कठोर दंड भी दिया जाएगा, कभी नहीं भी दिया जाएगा, कभी निरीक्षण से ही काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, निरीक्षण भी करना पड़ेगा, सभी चीजें। 311 अधिगम घटित कराने के लिए आवश्यक नहीं है। लर्निंग होने के लिए इनमें से कौन सी चीज जरूरी नहीं है? अधिगम परिस्थिति का अनुकूल होना, ये होना चाहिए। माँ बाप का साक्षर होना, भाई दोस्तों ये जरूरी नहीं है। अधिगमकर्ता की भागीदारी ये जरूर होनी चाहिए, जिसको लर्निंग करनी है वो तो होना ही चाहिए। विषय वस्तु का अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुसार होना, ये भी होना चाहिए। तो ये माँ बाप का साक्षर होना ये कोई जरूरी नहीं है। माँ बाप अगर निरक्षर है तो भी लर्निंग हो सकती है। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण। ये सही है, शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक, जैसे आपको सेकंड ग्रेड का टीचर बनने के लिए बीए और बीएड होना जरूरी है। आपको जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको क्या है, जो 11वीं क्लास यानी हायर सेकेंडरी प्लस एसटीसी बीएसटीसी होना जरूरी है। तो ये केवल शैक्षिक योग्यता, राजनीतिकों का आशीर्वाद, छात्र छात्राओं की सिफारिश, कुछ नहीं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रशिक्षण का मतलब टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विद्यालय में शिक्षक की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? शिक्षकों के दायित्व बोध में वृद्धि के द्वारा। शिक्षक की भागीदारी कैसे बढ़ाई, स्कूल में टीचर की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? शिक्षक के दायित्व, शिक्षक की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका बोध करा के, उसको बढ़ा करके। आगे चलते हैं दोस्तों। 314 निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? संवेदनशीलता प्रभावित करती है, सामाजिक कुशलता ये भी करती है, दयालुता और प्रबंध क्षमता। तो टीचर की इंडिविजुअल क्वालिटी जो टीचिंग को इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट नहीं डालती, टीचिंग को इफेक्ट नहीं डालती, शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है, वो संवेदनशीलता। देखो इफेक्ट, ये देखो इसको ढंग से नहीं करते हैं। ऐसे शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, निजी गुण जो नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। संवेदनशीलता करती है शिक्षण को प्रभावित, सामाजिक कुशलता भी करती है, प्रबंध क्षमता भी करती है। ये जो दयालुता है ये निजी गुण है अध्यापक का, लेकिन ये टीचिंग को प्रभावित नहीं करता है। अध्ययन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये सबसे अच्छा आंसर आएगा इसमें, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक है, ये इसका कोई नहीं है ये, लेकिन ये सबसे अच्छा आंसर ये आएगा। सबसे अच्छे विकल्प का चयन कर रहे हैं अपन। 316 शालाओं में पाठ्यक्रम, देखो ये टीचिंग की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। शालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्रों में, स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज आयोजित की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स में क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ये इसमें सबसे अच्छा आंसर आएगा सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, एक दूसरे से के साथ सहयोग करने की, कोऑपरेशन की, जो कोऑपरेशन का एटीट्यूड है वो इनमें आएगा, कोऑपरेशन से वर्क करने का। विद्यालय अपना कार्य तभी पूरा कर सकता है जबकि समुदाय से करीबी रिश्ता बनाए रखे।
स्कूल अपना कार्य, अपना वर्क है तभी पूरा कर सकता है जब कम्युनिटी से अपना रिलेशन बनाए रखे। ठीक है दोस्तों। 318 सबसे अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे अच्छे ऑप्शन देने पर ही आपको अंक मिलेंगे। स्टेट पीटीईटी की तरह नहीं कि आपको दूसरा या तीसरा अच्छा ऑप्शन है उसमें 2 या 1 अंक मिल जाए। मैंने इसमें अंक देने की विधि बता दी। स्टेट की अलग होती है और RICE की अलग होती है। RIC में सबसे अच्छा आंसर है तो ही आपको मिलेगा, सटीक आंसर है तो ही आपको अंक मिलेगा, नहीं तो माइनस में चले जाओगे। 318 शालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चे, स्कूल्स हैं उनमें लाइब्रेरी का अरेंजमेंट करना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को क्या मिलेगा, अपनी ये दोस्तों पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया है, अपनी अध्ययन संबंधी रुचियों को बढ़ा सकें, अपने स्टडी रिलेटेड इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सके, इसलिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। 319 विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे डिबेट का आयोजन कर रहे हैं स्कूल में, क्यों करना चाहिए, इससे बच्चों में क्या फायदा, बच्चों को क्या फायदा मिलता है। तो इसमें दोस्तों ये आंसर आएगा द तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। आप जानते हैं कि डिबेट में एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। वे दोनों सब्जेक्ट के ऊपर पक्ष में है वो अपने विचार रखता है, जो विपक्ष में है वो है ना अपने विचार रखता है। तो तर्क रखते हैं वो कि इस विषय पे ऐसा होना चाहिए, विपक्ष वाला कहता नहीं होना चाहिए, तो उनमें तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए विद्यालय में डिबेट होनी चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए। 320 आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसको महत्व प्रदान करेंगे, टीचिंग प्रोफेशन है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए किसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे। तो दोस्तों इसमें आएगा आंसर उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, हाई क्वालिटीज क्लास टीचिंग वर्क, इसको हम सबसे ज्यादा महत्व प्रदान करेंगे। आगे चलिए दोस्तों 321 में चलते हैं। एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, एक लीडर है उसको इंपॉर्टेंट वर्क क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे अच्छा उत्तर आएगा बी, वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, यानी ग्रुप है उसमें गुड डिसिप्लिन बनाए रखें, अच्छा अनुशासन बनाए रखें जो जरूरी है। आगे 322 में चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। टोली नायक, ठीक है, लीडर या तो नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर का जो ग्रुप लीडर है, टोली नायक ग्रुप लीडर है, तो उसमें आप किस स्टूडेंट का सिलेक्शन करना पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, किसको सेलेक्ट करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों मेधावी छात्र को, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को। तो आर्थिक रूप वाला तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं, मेधावी यानी होशियार बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, शारीरिक रूप से शक्तिशाली बलवान बच्चा है। लेकिन यहाँ क्या है, जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, इफेक्टिव पर्सनालिटी है, उस स्टूडेंट को हम चयन करेंगे जिसके ग्रुप में सब लोग बात मानते हैं, जिसका ग्रुप में प्रभाव है, सब बच्चों पे प्रभाव है, उस बच्चे को हम ग्रुप लीडर बनाएंगे। बच्चा पढ़ाई में तो होशियार है लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता, शारीरिक रूप से बलवान है लेकिन उसका बच्चे सम्मान नहीं करते। तो जिस बच्चे का प्रभाव सबसे ज्यादा है ग्रुप में, उसके पर्सनालिटी अच्छी है, इफेक्टिव पर्सनालिटी है, उस बच्चे को हम चुनेंगे। आगे चलते हैं। विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करना पसंद करेंगे। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स डे है, तो आप उसका किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से उसका आयोजन करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन है छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे देखते हैं।
सारे एक ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं। तो टीचर्स डे के ऊपर आप प्रिंसिपल है, तो ये हम ये क्या करेंगे कि विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे। कोई भी फंड से टीचर्स को गिफ्ट देंगे कि आज टीचर्स डे है, मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है। 324 अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप में शिक्षा ग्रहण करता है। अनौपचारिक इनफॉर्मल रूप से जो शिक्षा ग्रहण करता है, किसके द्वारा? अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, त्रुटि प्रयासों के द्वारा, दंडात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा। अनुकरण के द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करता है, अनुभव के द्वारा भी करता है दोस्तों, लेकिन यहाँ अनुकरण के द्वारा उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। 325 व्यावसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है। व्यावसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है। आंसर आएगा इसका व्यावसायिक समायोजन में। तो जो प्रोफेशनल गाइडेंस है उसका एक व्यक्ति की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आएगा व्यावसायिक समायोजन, प्रोफेशनल या वोकेशनल एडजस्टमेंट में। आगे चलते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, क्योंकि एजुकेशनल है, प्रोफेशनल है, वोकेशनल है, तो ये गाइडेंस सर्विस उपलब्ध हैं, उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स हैं, ये बालक हैं, उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, निश्चित नहीं है उसमें कुछ। तो क्योंकि आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है, पहले की तरह नहीं है कि आपको थोड़ा सा कुछ स्किल आपको आ गई तो आपकी नौकरी लग जाती थी। आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, टफ हो गया है। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। टीचिंग प्रोफेशन का जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? अध्ययन रुचि, यानी उसकी स्टडी में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। एक अध्यापक के पढ़ने पढ़ाने में, अध्ययन का मतलब पढ़ने पढ़ाने में, टीचिंग में भी होना चाहिए, रीडिंग में भी होना चाहिए, स्टडी में, सब चीज़ें आ गई इसमें। एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो स्टूडेंट्स का, आप टीचर हैं, स्टूडेंट्स का जो IQ लेवल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? तो हम ये जो दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा इसमें डी, छात्रों से एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। आप एक सारणी बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, उसमें कुछ प्रश्न डाल लेंगे, उसके आधार पर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो आप एक क्वेश्चनायर तैयार कर लेंगे, प्रश्नावली तैयार कर लेंगे, फिर उससे प्रश्न पूछेंगे, तो आपको उनका IQ लेवल ज्ञात हो जाएगा। प्राइवेट प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है। प्राइवेट मैनेजमेंट कमेटी है, वो कुछ विद्यालय चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, उनमें किस बात पर बल दिया जाता है, किस बात पर जोर दिया जाता है? तो वो छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर ध्यान देती है। ठीक है, प्राइवेट प्रबंधक कमेटी है, वो छात्रों की एजुकेशनल प्रोग्रेस पर ध्यान देती है। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन है। टीचर्स डे मनाते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ब, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति भी बने। तो ये इन्होंने कहा था कि मेरा जो जन्मदिन है वो शिक्षक के रूप में मनाया जाए। तो ये उच्च कोटि के शिक्षक भी थे। तो इनका जीवन दर्शन है और इनके जो दार्शनिक विचार हैं उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। आगे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं 331 पे। एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि उत्तरोत्तर गिरती जा रही है क्योंकि एक स्टूडेंट है, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट है वो कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो क्योंकि
उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की जाती थी। यानी पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में क्या करेंगे हम, तो बालक ने जो पहले अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया बेस्ट एजुकेशनल रिजल्ट दिए थे, उनकी हमने प्रशंसा नहीं की, बड़ाई नहीं की, उसकी प्रेज करके आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, इसलिए उसका जो उसका अचीवमेंट है वो गिरता चला गया। इसलिए बच्चों को पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में उनकी बड़ाई भी करनी चाहिए, प्रशंसा भी करनी चाहिए कि शाबाश तुमने अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये शब्द हैं बच्चों के लिए रामबाण है, बच्चों के लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। 332, माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा। क्योंकि माता पिता का ध्यान, बालक बदमाशी करने लग गया, उनका ध्यान आकर्षित करने लगे। क्यों? उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे, तो बालक थोड़ी बदमाशी करने लगे, माता पिता ध्यान दें उसकी तरफ, थोड़ी उद्दंडता करने लग गए। ये देखो थोड़ा थोड़ा है, अकेला था, लाडला था ये, लेकिन ये आंसर सबसे अच्छा आएगा। ये बालक की प्रवृत्ति होती है कि उनका ध्यान अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जब माता पिता ध्यान नहीं देते तो वो फिर उद्दंडता करने लग जाता है, कई बार तोड़फोड़ भी करने लग जाता है। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है। क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों। तो माता पिता अगर मदर फादर इग्नोर करेंगे बालक को, पेरेंट्स इग्नोर करेंगे बालक को, तो उनके मन पर, उनका जो मन है वो हर्ट होगा। क्योंकि बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं, बाल हृदय कोमल होता है, बिल्कुल सही बात है। बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, ये भी ठीक है, बालक अपरिपक्व होती है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आएगा कि बालकों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। वो क्या करते हैं, प्यार की अपेक्षा करते हैं। जब उनको नहीं मिलता तो उनको गहरा आघात लगता है, गहरी चोट लगती है। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश देते तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल कहते हैं कि आप इनके साथ टूर पे जाइए स्टूडेंट के साथ, तो आप क्या करेंगे? तो आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। देखो ये सही आंसर भी ठीक है, आपको छात्रों के साथ कुछ नवीन जानकारियां मिलेंगी, आप में भी नेतृत्व गुणों का विकास होगा, लेकिन सबसे अच्छा है आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। तो ये यहाँ आप ये सोचेंगे दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी, इस आशा में टीचर जाएगा। यहाँ मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ कि एक रास्ता एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी बोर हो जाता है। तो रोज़ रोज़ एक ही काम है, पहला पीरियड लगा, आपको क्लास में जाओ पढ़ाओ, दूसरे में दूसरी क्लास में जाओ, तो एक रास्ता आ जाती है आदमी में। एक रास्ता तोड़ने के लिए अध्यापक बच्चों के साथ जाएगा तो खूब मनोरंजन होगा, ट्यूर पे जाएगा तो उसको दैनिक कार्यक्रम जो डेली प्रोग्राम है उससे एक बार वो फ्री हो जाएगा तो वो एकदम फ्रेश होके आएगा। यहाँ इसका मतलब ये है विद्यालयों में बच्चों को भेजना चाहिए, जिससे वे स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। इससे क्या होगा? ये आंसर आएगा से समाज की जिम्मेदारी निभा पाने में कुशल बन सकेंगे। तो जो सोसाइटी है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। आगे चलते हैं। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। स्कूल में टीचर का प्रमुख कार्य क्या है? भाषण देना, बच्चों की देखरेख करना, गृह कार्य जांचना, शिक्षण कार्य, हाँ ये काम है, शिक्षण कार्य आयोजित करना। शिक्षक का प्रमुख कार्य यही होता है, नाम ही शिक्षक है, करना क्या है? शिक्षा देना, तो उसका कार्य आयोजित करना शिक्षक का कार्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के, टीचर और प्रिंसिपल एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी, मित्र, विरोधी, सहयोगी होते हैं। शालाओं का कर्तव्य है, स्कूल की ड्यूटी क्या है? ध्यान से आएगा दोस्तों, समाज के भावी नागरिकों में अपेक्षित गुण विकसित करना। सोसाइटी के फ्यूचर के सिटीजन होने वाले हैं उनमें क्वालिटी डेवलप करना, अच्छे गुणों का विकास करना, गुड सिटीजन बन सके। शिक्षक को अपने विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शिक्षण तो करा ही रहा है, टीचिंग तो करा ही रहा है, और कामों में सहयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि विद्यालय में इससे अच्छा परिवेश बन जाता है, स्कूल में इससे
गुड एनवायरनमेंट बनता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 340 विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की एक स्कूल में एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है, करिकुलम, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होती है। इससे स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलता है? विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़ती है, देख रहे, ये इससे आंसर आएगा जानकारी और कुशलता बढ़े, इसलिए की जाती है। निर्धारित पाठ्यक्रम शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी जानकारी और कुशलता बढ़े। 341 कक्षा के भीतर बच्चे शोर मचाते हैं क्योंकि शोर शराबा करते हैं, हल्ला करते हैं। क्यों मचाते हैं? क्योंकि से इसका आंसर आएगा कक्षा के भीतर बच्चे शोर, क्लास में बच्चे शोर करते हैं खूब। इसका कारण है शिक्षण की व्यवस्था समुचित नहीं पाते। जब वो देखते हैं टीचिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, टीचिंग अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई है, लेट आने की आदत पड़ गई है, हैबिट हो गई है। इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चों में विलंब से आने की आदत पड़ गई है, तो इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? सपोज किसी स्कूल में जो स्टूडेंट हैं वो लेट आने के हैबिचुअल हो गए हैं, तो इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? तो अब इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, जो लेट विलंब से आने के कारणों का पता लगाकर स्वयं उचित कदम उठाएंगे कि बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, रीजन पता करेंगे बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं और फिर उचित कदम उठाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 343 विद्यालय में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्लास टीचर की स्कूल में मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो दोस्तों ये आंसर आएगा इसमें डी, अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से संबंधित विवरण रखना। अपनी क्लास के जो समस्त स्टूडेंट हैं उनका विवरण रखना। देखो पढ़ाते तो और भी टीचर हैं, क्लास टीचर का और क्या काम क्या है? शुल्क भी लेगा, अनुशासन तो और टीचर भी बना लेते हैं, लेकिन कक्षा अध्यापक है, क्लास टीचर है, वो क्या करेगा? उनके रिजल्ट भी रखेगा, उनकी डायरी भी संधारित करेगा, उनसे फीस भी कलेक्ट करेगा, वो सारे काम है। तो छात्र छात्राओं से संबंधित विवरण रखना, सब चीज़ें वो रखेगा, कौन कैसे पास हुआ था, कौन कहाँ से आया है, किसका एड्रेस क्या है, किसका फ़ोन नंबर क्या है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे संबंधित रिलेटेड समस्त विवरण वो रखेगा। ये क्लास टीचर का काम है। 344 विद्यालयों के लिए खेल का मैदान आवश्यक होता है क्योंकि इससे प्लेग्राउंड क्यों जरूरी है स्कूल में? इससे क्या लाभ है? तो इसमें क्या है, बालकों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है। हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी शामिल है। तो जो प्लेग्राउंड होगा स्कूल में तो वो खेल कूद होंगे तो बालकों के फिजिकल डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलेगी। 345 एक शिक्षक को उन्नत होकर हेडमास्टर के पद पर स्थानांतरण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक टीचर है, उसका प्रमोशन हो गया, एचएम बन गया, हेडमास्टर बन गया, अब वो ट्रांसफर उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसको स्वीकार्य नहीं, वो नहीं जाना चाह रहा है। देखिए अब उसको उचित ठहराया जा रहा है। कैसे? अन्य स्थान पर जाने में उसकी रुचि नहीं है, आर्थिक लाभ नगण्य है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक है। देखिए एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? आप ये सब चीज़ें हो सकती है कि आपको दूसरी जगह जाना पसंद नहीं हो, आपको पैसा भी सही नहीं मिल रहा हो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, कार्यभार भी ज़्यादा हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, लेकिन आपको इसका आंसर देना है ये बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी कि मैं हेडमास्टर बन के चला जाऊंगा तो मेरा सब्जेक्ट बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ट्रांसफर नहीं लूंगा, चाहे हेडमास्टर बनूं चाहे नहीं बनूं। देखिए दोस्तों आंसर ध्यान से देख लीजिए। 346 समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में टीचर्स का लेवल है वो हाई होना चाहिए क्योंकि वे
फ्यूचर के सिटीजन को तैयार करते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, गुड सिटीजन तैयार करते हैं। इसलिए सोसाइटी में टीचर्स का लेवल ऊंचा होना चाहिए, उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, 347 शिक्षक का अति आवश्यक गुण कौन सा है? सबसे जरूरी टीचर का गुण है वो क्या है? प्रस्तुति कौशल, विषय वस्तु पर अधिकार, भावात्मक गुण। अब ये देखिए, द है विषय वस्तु पर अधिकार तथा प्रस्तुति कौशल, दो आ गए, प्रस्तुति कौशल भी आ गया, विषय वस्तु पर अधिकार, ये दोनों सबसे आवश्यक गुण है। 348 भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में, तो इंडिया एक सेकुलर नेशन है, तो आप सेकुलर कंट्री है, तो आप टीचर के रूप में क्या करेंगे? इसका आंसर आएगा ए, छात्रों को सभी धर्मों के त्योहारों उत्सवों पर शुभकामनाएं देंगे। चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे मुसलमानों का त्यौहार हो, चाहे सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का त्यौहार हो, सभी उत्सव होंगे, सब त्यौहार होंगे। वैसे तो विद्यालय में सभी त्यौहार मनाए ही जाते हैं, ठीक है ना, होली वगैरह, रक्षाबंधन, ईद, इनके ऊपर आयोजन होते हैं विद्यालय में, गुरु नानक जयंती वगैरह, जितने भी त्यौहार हैं उन पे एक दिन पहले, क्योंकि त्यौहार के दिन आमतौर पे छुट्टी होती है, तो छुट्टी से एक दिन पहले ये हम आयोजन करते हैं। तो हम बच्चों को शुभकामनाएं भी देते हैं, त्यौहार मनाते भी हैं, बच्चों को उनका महत्व भी बताते हैं। तो एक टीचर होने के नाते सेक्युलर बेशक है अपन, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को हम शुभकामनाएं नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ ये नहीं है इसका मतलब कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है, तो अब टीचर है वो इनमें कोई धर्म से संबंधित काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल करेगा। छात्रों को सभी धर्मों के त्योहारों उत्सवों पर शुभकामनाएं देंगे, ध्यान रखिए दोस्तों। 349 भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री। एक अध्यापक के रूप में आप विश्वास करते हैं, क्या है अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में आप क्या विश्वास करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, दोस्तों सहभागिता से निर्णय लेना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान भी यही है। तो अध्यापक के रूप में हम भी क्या करेंगे? सहभागिता से निर्णय लेंगे। अब क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने अधिकार है ना, उस विकेंद्रित हो जाते हैं, विकेंद्रीकरण रखते हैं, तो हम सबकी सहमति से निर्णय लेंगे। चलिए आगे, आप कक्षा शिक्षण में व्यस्त हैं। एक छात्र 15 मिनट देरी से कक्षा में आने की अनुमति चाहता है, आप क्या करें? आप टीचिंग कर रहे हैं, बिजी हैं, अब 15 मिनट लेट आया एक स्टूडेंट, तो परमिशन मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखो दोस्तों, बच्चा पढ़ने आया है तो उसको पढ़ने देंगे, गुस्सा करेंगे, नहीं आने देंगे, हैं, कक्षा में आने देंगे। छात्र को कक्षा में नहीं आने देंगे, नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा इतनी दूर से चल के आया है, कोई कारण तो होगा। छात्र को कक्षा में आने देंगे, ये भी ठीक है, आने देंगे, लेकिन ये बात पूरी नहीं है। छात्र को गुस्सा करेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपन क्या करेंगे? छात्र को कक्षा में आने देंगे, ये बात यहाँ भी आ गई, लेकिन ये आने देंगे, लेकिन बाद में उससे देरी से आने का कारण पूछेंगे कि भाई तू लेट कैसे हो गया, रीजन क्या है तेरा लेट होने का, ये बात उससे पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये बात आएगी कि अगर कोई लेट आ गया बच्चा तो उसको एंट्री देंगे, कक्षा में परमिशन देंगे बैठने की, लेकिन उसके बाद में पूछेंगे जरूर, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न बैंक का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये प्रश्न बैंक का अंतिम भाग भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। अभ्यास प्रश्न रहेंगे अब हिंदी में, वो मैं बाद में जल्दी ही कराऊंगा आपको। तो एक तरीके से ये पुस्तक पूरी हो चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। एक इंग्लिश का वीडियो और बनाता हूँ, उसके बाद इसके बस अभ्यास प्रश्न ही बचेंगे, जल्दी ही हो जाएगा। रीजनिंग जल्दी शुरू करेंगे। आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। पिछला वीडियो था, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसके लिए मुझे खेद है। इंग्लिश से संबंधित वीडियो था, आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।